नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सेकुलरिज्म, संविधान और संघ। दरअसल कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है और आज इसी पर बात करेंगे कि राहुल गांधी कहते हैं कि संघ ने देश की शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा भी संघ के हाथ में और संस्कृति भी। और उन्होंने कहा कि ये बात यूनिवर्सिटी से लेकर, शहरों से लेकर गांव-गांव और गली-गली तक सबको बतानी चाहिए। यह बात राहुल गांधी देश भर के जो छात्र इकट्ठे हुए थे, इंडी गठबंधन के संगठनों के छात्र संगठनों, उनसे बातचीत करते समय उनको संबोधित करते हुए बोल रहे थे। दूसरी जो सबसे संगीन बात है, जिस पर सबको चिंता है, वो ये कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान को बदलना पड़ा तो हम बदलेंगे। राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस और सारे इंडी गठबंधन के लीडर जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान की रक्षा। अब इससे तो ऐसा लगता है कि संविधान की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। चोर मचाए शोर वाली कहावत अगर कहें तो इस पर थोड़ी बहुत फिट बैठती, ज़्यादा भली ना हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने इसको लेकर पुरजोर विरोध किया राज्यसभा में। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर देश के युवा और देश के राजनेता सोचते क्या हैं संघ को लेकर, बीजेपी इंडिया गठबंधन की या एनडीए की सरकार को लेकर। आखिर क्या ये सच में जागृति की बात हो रही है, देश में एक तरह से उबाल लाने की बात हो रही है? विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथी पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, और स्काइप पर रहेंगे हमारे साथी पत्रकार देवदत्त दुबे जी। लेकिन इन सब के पहले इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा क्या कहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है, और राहुल गांधी ने क्या कहा, ये तीनों नेताओं की बातचीत, और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं, उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत जोड़ो करने वाले एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है, जो आस्ते आस्ते जा रहा है। तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर RSS नॉमिनेटेड है। तो हमने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था, खासतौर से जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ कुलपतियों की नियुक्ति में संघ की जबरदस्त भूमिका है, और इसके चलते देश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। और ये संकट जो है पूरे देश पर है, और इस बात को युवा यूनिवर्सिटी से लेकर गलियों तक पे सबको जाकर बताएं। यानी देश के नौजवानों को आंदोलन की तरफ ले जाने की बात सरकार के खिलाफ। बेशक लोकतंत्र में आंदोलन होना चाहिए, लेकिन क्या वो युवाओं को भड़काकर, जैसे बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, जैसे अभी तुर्की में आंदोलन हो रहा है एर्दोगान के खिलाफ,
उसी किस्म के आंदोलन की तैयारी की जा रही है, वो चर्चा हो रही है। दूसरी बात, लाल किताब जो संविधान की एक डायरी की तरह जब शपथ हो रही थी लोकसभा में संसद सदस्यों की, तब राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, इंडी ब्लॉक के सारे सांसदों ने उसको जेब में रखा था और कहा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। एक तरह से चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा गया था कि अगर बीजेपी भारी बहुमत के साथ आई तो देश का संविधान बदल देगी और फिर उसमें आरक्षण का भी खतरा होगा और कई चीज़ें खतरे में आ जाएंगी। DK शिव कुमार का जो बयान है वो चौंकाने वाला है कि आरक्षण अगर हमको मुसलमानों को देने के लिए संविधान को बदलना पड़ा तो बदल देंगे। इसके पहले एक चीज़ वहाँ और हो चुकी है, सरकारी ठेकों में उन्होंने खुलेआम कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा जो सरकारी टेंडर होते हैं। ना तो संविधान में इसका कहीं जिक्र है, ना देश में कहीं हुआ है। और जो बात भाजपा के नेता कह रहे हैं कि संविधान को बनाते वक्त ये कहा गया था कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस उसी तरफ कदम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रही है। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा योगी राज जी आपके साथ कि ये जो सारा मसला है, क्या जो लोग बात कर रहे हैं, हालांकि लोग तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विश्वसनीय कम होते जा रहे हैं, ये भारतीय राजनीति का एक नया संकट है। लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या संकट इस कदर गहराएगा कि जेब में संविधान की पुस्तक और संविधान बदलने की बात उन्हीं के लीडर कर रहे हैं और 24 घंटे के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बजाय इसके डिफेंड करने की बात हो रही है। तो ये जो सारा मसला है, कांग्रेस, उनकी लीडरशिप, इंडी ब्लॉक और उनके नेता क्या इस पर कुछ करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो इस मामले में एग्रेसिव मोड पर है। आपकी राय, क्या स्थिति होने वाली आगे जाकर देश की? देखिए सर, ये कहावत है ना अपने, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ठीक ये उसी प्रकार है कि आप जेब में संविधान की प्रतियां लेकर घूमो और भाजपा और दूसरी पार्टी पर आरोप लगाओ संविधान बदलने का, और आप बदलते रहो। मतलब आप करें तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन आप भविष्य में उसकी आशंका को लेकर देश में माहौल ख़राब करें। ये उसी तरीके की एक बरगलाने की बात है। अब राहुल गांधी बच्चों के बीच में जाके कह रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस का कब्जा है और आने वाले दिनों में आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों में राघवन जी, देश में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत देश के लिए घातक थी। इन्होंने पहले किसानों को उकसाया, किसान आंदोलन चला, कहीं सीए के नाम पर लोगों को उकसाया, एनआरसी के नाम पर लोगों को उकसाया और सालों तक आंदोलन चलते रहे। अब ये एक प्रयोग करने जा रहे हैं युवाओं को उकसाने का, और युवाओं के उकसाने का ताज़ा नमूना हमने देखा बांग्लादेश में, जिसका आपने भी जिक्र किया कि अब आंदोलन और उद्वेलित कौन हो सकता है, तो वो युवा ही है जिसको कि आप उद्वेलित कर अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए अब राहुल गांधी की नज़र युवाओं पर है और पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि वो लगातार देश तोड़ने, समाज तोड़ने, हिंदुओं को तोड़ने, इसी तरीके के उनके आंदोलन लगातार चल रहे हैं। और जब सब जगह से असफल हुए तो अब उनका कंसंट्रेशन, अब उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया है युवाओं पर। तो ये जो इस तरह की जो उनकी जो आज की जो स्पीच है कि आप ऐसा होने वाला है और आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि इनको ये आशंका नज़र आ रही, और आज़ादी के बाद से किसने शैक्षणिक संस्थाओं पर किसका कब्जा था? 5 शिक्षा मंत्री किस वर्ग से आते थे, ये हम सब जानते हैं। तो ये सारी बातें आप भुलाकर एक नया कुछ भी, आप भविष्य में क्या होने वाला उसको लेकर आप एक अंदेशा जो आपको है उसको लेकर आप युवाओं को उकसाना चाहते हैं कि आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि देश बर्बाद कैसे हो जाएगा, और यदि होना था तो पिछले 60 सालों में क्यों नहीं हुआ। तो ये केवल तोड़ने की टैक्टिस है राहुल गांधी की और कांग्रेस की। और कर्नाटक में तो एक और जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ उन्होंने DK शिव कुमार कह रहे हैं कि साहब हम मुसलमानों को यदि आरक्षण देने के लिए हम संविधान में संशोधन भी कर देंगे। अभी एक कर्नाटक में एक मुद्दा चल रहा है राघवन जी, आपने भी देखा होगा, वहाँ हनी ट्रैप का एक मामला बड़े जोर शोर से चल रहा है और उस हनी ट्रैप में आधे से ज़्यादा मंत्री शामिल हैं उसमें। तो संभावना इस बात की भी हो सकती है कि चूंकि अब आँच मंत्रियों की तरफ ही आ रही है तो इस तरीके के आप शिगुफे छोड़ दें। लेकिन ये मसला शिगुफे तक भी नहीं है, कर्नाटक तो बहुत आगे इस मामले में निकल गई है। सरकारी ठेकों में आपने मुसलमानों को आरक्षण दे ही रहे, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए ठीक नहीं है
और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं जो संविधान की प्रति जेब में रख के घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं संविधान बदल रहा है, और ये खुद कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। योगीराज जी, दरअसल देश, दुनिया भर के दो बड़े देश हैं। एक सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका और दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। पिछले दिनों इन देशों में चुनाव हुए, सरकारें जो आई, मध्य प्रदेश में तो रिपीट हुई है मोदी की सरकार, लेकिन अगर यूएस की बात करें तो वहाँ के भी चुनाव में संविधान बदलने का डर बताया गया था कि अगर ट्रंप आ गए तो फिर अमेरिका का संविधान बदल दिया जाएगा। ठीक यही बात भारत के चुनाव में कही कि अगर बीजेपी को आपने 2/3 बहुमत दे दिया तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि संयोग नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी वजह। लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो कई देशों के सरकारों में दखल रखता है, कई देशों की सरकारों को गिराने और बनाने में उसकी भूमिका होती है, कई देशों के चुनाव में लोगों को हराने और जिताने में भूमिका होती है। ये तो यहाँ कहा ही गया था कि जॉर्ज सोरोस आए थे तो उनका कहना था कि हम मोदी और उनकी पार्टी की सरकार को नहीं आने देना चाहते, और अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर यहाँ खर्च किए गए। तो इसी पर हम बात करेंगे कि देवदत्त जी, मैं सबसे आखिरी मांगूंगा गौरव जी आपकी तरफ। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, चूंकि मुझे लगा कि आप कनेक्टिविटी में नहीं है, अगर आप हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सारा मामला है, दिल्ली में छात्रों की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव के पहले संविधान की बात कर रहे थे राहुल गांधी और उनकी टीम, शपथ लेते वक्त संविधान उनके जेब में रखा हुआ था, और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अगर हम उसके पहले की बात करें तो संविधान में बदलाव जितने भी हुए उसमें सर्वाधिक कांग्रेस ने किए हैं। आपकी राय, क्या ये सब चुनावी मुद्दे होते? करनी और कथनी अलग होती है। एक और कहावत है कि चोर मचा शोर, जो संविधान को बदले वही कहता कि अगर ये सरकार में आए तो संविधान बदल देंगे, और ये बात हर पार्टी पर लागू होती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। बीजेपी आती है तो वो कहती कि अगर कांग्रेस आई तो हिंदू खत्म हो जाएगा, कांग्रेस सरकार में आने के लिए कहती कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो वो संविधान को खत्म कर देगी। आपकी राय, ये नेताओं की जो बातचीत है, जो उनके दावे हैं, जो भाषण है, उसको किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले 3 शब्द बहुत पॉपुलर हुए थे, माई का लाल, आपको याद होगा। और ये पूरा विषय आरक्षण को लेकर के ही था कि माई के लाल, किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो आपका आरक्षण रोक सके। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने किस आधार पे ये कहा था, क्या परिणाम रहे, ये आपके सामने है। शिव कुमार जी ने कल क्या कहा है, कैसे, किस आधार पे कहा है, अगर हम इसको हटा दे तो आज जो शिव कुमार जी का ताजा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को भाजपा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है या उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही। वस्तुस्थिति क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शिव कुमार के संपूर्ण बयान को अगर ना देखा जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर शिव कुमार ने ये कहा है कि संविधान को बदल देंगे, तो किसी भी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि संविधान को बदल सके। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आप बैकडोर एंट्री अपने राज्य में कर सकते हैं, वो भी चल जाता है कि कोई नियम का बना के आपने उसको एंट्री दे दी। लेकिन आरक्षण की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय की गई है, उसे बदलना कतई संभव नहीं है। संविधान तो बदल ही नहीं सकते हैं। और बैकफुट पर कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि भाजपा अब इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि संघ का कब्जा होता जा रहा है शैक्षणिक संस्थाओं पर, तो आप देखिए आजादी के बाद से लगातार शैक्षणिक संस्थाएं हो या आयोग हो या संवैधानिक जगह रही हो, उन पर वामपंथियों का कब्जा माना जाता था। वामपंथियों के बाद थोड़ा थोड़ा कांग्रेसी विचारधारा के लोग आना शुरू हुए, और अब अगर हम वर्तमान हालात में देखें, उन पदों पर जो लोग रहना चाहते हैं या जो लोग आना चाहते हैं, वो भले संघ के स्वयंसेवक ना हो, संघ की विचारधारा से सहमत ना होते हो, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शित करने का काम करते हैं कि वो संघ की विचारधारा को पसंद करते हैं और राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। ऐसे कई जगह पर कई लोग मिल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, ये राहुल गांधी के पूर्व से भी और वर्तमान के समय में भी अगर संदर्भ में देखा जाए तो शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थ जो नियुक्तियां होती हैं,
उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई जाना चाहिए, और गाइडलाइन कम से कम ऐसी हो जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप वाली संभावनाएं ना बने। अभी जहां जहां भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, वहां जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं दखल तो दिखाई दे रहा है ना संघ के लोगों का। संघ के लोगों के बिना नियुक्तियां नहीं हो पा रही, या भाजपा के विचारधारा को समर्थन देने वाले लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। तो इसको लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, और उस ब्लूप्रिंट के साथ में उसको पारदर्शिता रखते हुए नियुक्तियां की जाना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल आपने भी चर्चा में कहा कि पहले वामपंथियों की एक तरह से कब्जा था या उनकी नियुक्तियां होती थी शिक्षा के क्षेत्र में। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाऊंगा। जब 1969 के आसपास कांग्रेस बटी और सिंडिकेट कांग्रेस और इंडिकेट कांग्रेस बनी, नितिन गप्पा एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसमें कामराज थे, नितिन गप्पा दक्षिण भारत के थे, और दूसरी तरफ इंदिरा जी थी। उस समय वामपंथियों के समर्थन से भी इंदिरा जी ने सरकार बनाई थी, वो प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा जी ने वामपंथियों से कहा था कि आप चाहें तो सरकार में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, आपको कितने मंत्री पद चाहिए। लेकिन वामपंथियों ने तब कहा था कि हमको सरकार में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, सरकार आप चलाएं, हमको तो सिर्फ आप शिक्षण संस्थाओं में स्थान दे दें। इंदिरा जी को लगा कि ये तो बहुत लाभ का सौदा है, और सरकार में ये लोग शामिल नहीं हो तो सरकार तो अपनी मर्जी से चलाएंगे, शिक्षण संस्थाओं में कम्युनिस्ट या वामपंथियों को जगह दे दी जाए। जब वो उन संस्थाओं में आए, चाहे वो दिल्ली के एनसीआर की बात करें या दूसरी बात करें, तो आप देखिए कि धीरे धीरे किताबों से वो चीज़ें गायब हो गई जो कभी आज़ादी के बाद किताबों में शामिल थी, पाठ्य पुस्तकों में। और तब लोग कहते थे कि वो वामपंथियों का असर था। उसमें से धार्मिकता और नैतिकता की जो किताबें चलती थी, सोशल बुक्स जो चलती थी, वो सब खत्म कर दी गई। जो किताबें हमने बचपन में पढ़ी वो आज बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। तो वो कब बदल दिया गया पता नहीं चला। चूंकि हिंदू सोता ज़्यादा है, लिबरल बहुत होता है, तो उस वो रिएक्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी तो सरकार ने 10 साल काम किया है, और अगर वामपंथी पहले काबिज थे तो अब जाहिर है कि संघ के लोग उस पर काबिज होंगे। तो इसमें जो हल्ला मचाया जा रहा है वो कांग्रेस की सक्रियता है, और जो हल्ला नहीं मचा आज़ादी के बाद वामपंथियों काबिज होने से, वो एक तरह से हिंदुओं की निष्क्रियता है। एक बात। दूसरी बात मैं इसमें आऊँगा कि जो सब बातें हो रही है, आप देखिए कि 4% जो ठेके होंगे सरकारी, उसमें मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। किसी राज्य में जो बीजेपी की सरकारें हैं, हम तुलना की बात करें तो किसी राज्य में भाजपा की सरकारों में ये फैसला हुआ कि हम 4%, 5% हिंदुओं को ठेका देंगे सरकारी। दरअसल ये जो चीज़ें हैं ये बताती कि लोग कर क्या रहे हैं और उनके फैसले कैसे हो रहे हैं, कह क्या रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। ये जो लाइन है ये बड़ी मोटी सी लाइन है, ये बहुत बारीक लाइन नहीं है, जो हर किसी को दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी बातों को लोगों को समझाने में कामयाब हो रही है, और वो चुनाव दर चुनाव जीत रही है, और कांग्रेस इसमें असफल हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं संविधान के रक्षण की बात, लेकिन बातें थोड़ी सी उससे अलहदा हो रही है। देवदत्त जी, आपकी इस पर टिप्पणी। बिल्कुल, आप जिस तरह की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मुद्दा पूरा ऐसा उठाया गया कि अभी तक तो जाति आरक्षण पर पूरा देश बहस चलती थी, कभी पिछड़ों को, कभी दलितों को, कभी आदिवासी। लेकिन कर्नाटक से ये धर्म के आधार पर आरक्षण, जबकि संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण। और ये नई जो बहस हुई, ये नया मुद्दा उठाया, इससे वाकई में दूरगामी परिणाम बड़े घातक भी हो सकते हैं। तो इसको कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, जो उप मुख्यमंत्री जो उनके हैं, और पार्टी को ये भी तय कर लेना चाहिए एक लाइन एक बार कि आखिर उनको करना क्या है। क्योंकि बार बार हर बार स्टैंड इस तरह से बदले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो ऐसा लग रहा था देश में, यदि कोई विदेशी सुन रहे होंगे तो एक दल कह रहा था कि यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो संविधान को खतरा है, दूसरा कह रहा था यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो देश को खतरा है। सोचो कि दोनों गठबंधन महत्वपूर्ण थे, दोनों में से कोई एक आता, एक देश को, एक संविधान को खतरा। तो ये इस तरह की बातें क्यों पनप रही हैं? जब अभी तक तो राजनीतिक दल मुद्दे जो उठाते थे, एक दूसरे के भ्रष्ट है, अकर्मण्य है, कानून व्यवस्था लचर है, या जो भी व्यक्तिगत, लेकिन अब देश और संविधान को दांव पे लगाया जाने लगा राजनीति में। ये बहुत घातक है, क्योंकि देश व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, देश बहुत ऊपर होता है। उसको इन सब चीजों में नहीं करना चाहिए, और राजनीतिक दलों को तय कर लेना चाहिए कि ऐसे मुद्दे ना उठाएं जिससे बेमनस्ता फैले, टकराव बढ़े। आप क्यों नहीं बात करते हैं कि हम कर्म के आधार पर, मानव के आधार पर, और जो भी जो
एक साइंटिफिक आधार है, नैतिक आधार है, उनके आधार पर चीजें करें। ये इस तरह की जब होड़ शुरू होगी तो कोई मुसलमानों को देगा, कोई हिंदुओं को देगा, कोई ईसाई को देगा, कोई सिखों को देगा, मतलब जिसकी जहां वो उसको आरक्षण देगा। तो फिर सबका दुबे जी, साथ और जो दरअसल आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही आदर्श बात है। हमारे जो दल हैं देश भर के और उनके लीडर इससे बहुत आगे निकल गए। उनको हर हाल में सत्ता चाहिए। देश को अगर बेचने की कोई अंडर हैंड डीलिंग हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं पार्टियों के, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर बीजेपी के आने से संविधान में बदलाव की बात थी तो ये डर मान सकते हैं कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, और वो भले ही ना बदलें, लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था तो कर दी ना कि मुसलमान माने एक जाति एक धर्म के लोगों को 4% ठेके में आरक्षण सरकारी। ये किस राज्य में हुआ है और ये कौन सी माने विधि सम्मत या संविधान, इसकी आलोचना होगी, क्योंकि ये नैतिक तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे हर पार्टियां ये करने लग जाएं, अभी देश में सर्वाधिक राज्यों में भाजपा काबिज है, अगर बीजेपी ये तय कर ले कि 50% आरक्षण देंगे हम ठेकों में हिंदुओं को, उसमें भी कह देंगे कि हम अग्रवालों को देंगे, गुप्ता को देंगे, राजपूत को देंगे, ब्राह्मण को देंगे, तो कहाँ जाएगा देश? आखिर इसमें सबको मुझे लगता है कि योगी राज जी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार के लिए अब आपको अगले 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस पर धीरज से अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने नेताओं को कहें कि वो जनता से जुड़े और ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आए जिससे लोग कहें कि आप बहुत अच्छे और भरोसेमंद हैं। हवाई बातें ना करें, संविधान को कोई बदल देगा तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये कर देंगे, इससे मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि आपके हाथ तापने से हाथ और जल जाएंगे। आपकी राय? सबसे पहले राघवन जी, राजनीतिक दलों को ये 24/7 ये चुनाव के मूड में ही रहते हैं। नहीं, बेशक रहें, अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजें, जनता की समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों में जाएं, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ें, जनता के कामों को कराएं। ये करें ना, 24/7 करें, ना कि बयानबाजी करें। अभी सिर्फ टोटल बयानबाजी हो रही है टीवी चैनल पर, अखबार पर और मीडिया पर, और घरों में चादर तान के सो रहे हैं। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सरकार में आने के बाद फिर जरा प्रदेश के विकास की बात करें। आप ये थोड़ी कि आपको फिर एक में आ गए फिर चुनाव में लग गए। अब ये जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा जो ताज़ा जो जगह जो उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? क्योंकि अब उनके कर्नाटक के बाद उनको बिहार चुनाव दिख रहा है। बिहार में मुस्लिम बड़े निर्णायक भूमिका में है। तो आप कहीं पर तीर लगाएं, कहीं निशाना लगा रहे हैं। आप कहाँ बिहार है और कहाँ कर्नाटक है? आप वहाँ आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट जाके आप बात कर रहे हैं, जो तर्कसंगत ही नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा आप 4% सरकारी ठेकों में बिल्कुल मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। दरअसल योगी राज जी, दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कोई भी पैंतरा अभी तक कांग्रेस को सफलता नहीं दिला पाया है। इसलिए एक हड़बड़ी, एक घबराहट, एक जल्दबाजी भी होती है और एक जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर ये है कि हमको क्या ये मुसलमानों की बातें दिल्ली इलेक्शन में नहीं हुई, हरियाणा में नहीं हुई, महाराष्ट्र में नहीं हुई, लेकिन लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बात जितनी जल्दी लीडर समझ लेंगे कि उनकी बातों पर एतबार कम हो गया है, मुझे लगता है कि वो ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे तो भरोसा पाने में कामयाब होंगे। ना कि पाकिस्तान में जाकर कहें कि भारत में मोदी की सरकार गिरानी मदद करिए, अमेरिका में जाकर कहें कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे काम चलने वाला नहीं है। गौरव जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी, समय की कमी है। देखिए राघवन जी, आपने लंबा शासनकाल देखा है कांग्रेस का। कांग्रेस के शासनकाल में सारे अधिकारी कांग्रेस की विचारधारा को ही के प्रति समर्पित होते हुए नजर आते थे। मंत्रियों के, विधायकों के और पदाधिकारियों के बंगलों के चक्कर काटते हुए नजर आते थे। लेकिन 2003 में जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आपने यह भी देखा होगा कि कई अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ की ड्रेस पहनकर संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर गए थे। ये विचारधाराओं के जो परिवर्तन होते हैं अचानक, वो स्वार्थ के कारण होते हैं। और जो वर्तमान में जिन पदों पर भी इस तरीके के लोग बैठे हैं, सरकार उनको चिन्हित करे, कम से कम ऐसे लोगों को ना लाए। गौरव जी, आपकी बात में थोड़ा सा समय चुराना चाहता हूँ। मैंने ऐसे भी वाइस चांसलर अधिकारी देखे जो कार में खाकी रंग का हाफ पैंट रखते थे, और वो जब किसी संघ के पदाधिकारी से मिलने जाते थे तो वो कार में बैठकर ही पैंट बदलते थे और कहते थे जरा मैं मिलकर आता हूँ। ये मैं चश्मदीद हूँ इस घटना का। तो नौकरशाही तो बहुत अवसरवादी होती है, जिसे कहते हैं कि मौका परस्त होती है। लेकिन जो जिनके हाथों में सरकार जानी है,
जिन लोगों को हम कल सरकार सौंपने वाले हैं उनका कैरेक्टर तो इतना स्ट्रांग हो कि वो खुद भी मजबूत बने रहें और नौकरशाही को भी मजबूती से अपने काम करने पर लगाएं। ये मेरा कहना था पूरी बातचीत में। उसके लिए राघवेंद्र जी जो शासन अपनी नीतियां बनाए और उन पर जो पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां करे जी, वही जाकर नियंत्रण कर सकती है, वरना कोई भी ताकत इस तरीके के आरोप लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। देवदत्त जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी 3-4 वाक्यों की। सोचना चाहिए कि उनके इन कदमों से देश में बेमनस्ता ना बढ़े, ऐसे सामायिक विषयों को उठाएं जिससे समाज संगठित हो। देश के लिए वो खाली वोट के लिए क्या, वोट अच्छे कामों करने से भी मिलती है, कई विध्वंस डालने से नहीं मिलती। आप एकता के प्रयास करो, उससे ज्यादा वोट मिलेंगे, स्थायी वोट मिलेंगे। ये कब समझ में आएगा? देवदत्त जी, वोट तो सच बोलने से भी मिलता है। अगर पार्टी अपनी गलती स्वीकार करे और कोई अच्छा काम हो रहा है उसको स्वीकार करें और गलत काम की आलोचना करें, इससे भी वोट मिल जाते हैं। जनता तो पता नहीं किस बात पे आप पर खुश हो जाए, लेकिन इतने सारे आपने प्रपंच किए, नौटंकियां की, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि आप जनता का ना तो दिल जीत पा रहे हैं और ना भरोसा। हम और कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हमने बात की सेक्युलरिज्म, संविधान और संघ। फिलहाल वक्त हो चला है इस पूरे कार्यक्रम को रोकने का, क्योंकि समय की कमी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद, योगीराज जी आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बक और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।